अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं राइटर के नाम के साथ नॉवेल का नाम। चलिए चलते हैं अब हमारे नॉवेल के जानिब। तेरी आरज़ू बाय मरियम इमरान। पूरी रात अनाया की जहां खौफ से गुजरी थी, वहीं रोहान ने न जाने कितनी ही बार अनाया की पिक्स देखा था। सुबह होते ही कमल के कॉलेज जाते ही अनाया ने रोहान को टेक्स्ट करके घर पर बुलाया था। रोहान जो देर से उठा था, अपने मोबाइल पे अनाया को मैसेज देख के पहले तो डर गया था, मगर जब खोल के पढ़ा तो खुशी से झूम उठा। जल्दी जल्दी तैयार हुआ और अनाया के घर जाने के लिए निकला। अनाया बहुत बेचैनी से रोहान का इंतजार कर रही थी। इसका गिफ्ट बिल्कुल इसके सामने पड़ रखा था, जिसे देख देख के इसका पारा हाई हो रहा था। खूबसूरत से कांच के बाउल में दो नाचते कबल जो नाचते हुए एक दूसरे के होठों पर झुक जाते थे और फिर दोबारा म्यूजिक पे नाचने लगते थे। रोहान के दिए गए इस गिफ्ट ने हनाया के पाँव के नीचे से ज़मीन खींच ली थी। रही सही कसर आई लव यू के कार्ड और इसमें मौजूद रोहान का इजहार मोहब्बत ने पूरी कर दी थी। अनाया का बस नहीं चल रहा था कि वो रोहान का सर फाड़ दे। कल इसकी सालगिरह पे जब इसने रोहान का दिया हुआ गिफ्ट देखा था, अनाया ने आज ख़ास रोहान को बुलाया था कि इससे इसी बेहूदगी की वजह पूछ सके। अभी अनाया इन्हीं सोचों में थी कि डोरबेल बजी थी। अनाया ने गुस्से में दुपट्टा ओढ़ा, उसे पता था कि गेट पे कौन है। अनाया ने गेट खोला, सामने रोहान को खड़ा पाया, चेहरे पर हसीन मुस्कुराहट लिए। अनाया ने इसे अंदर आने का रास्ता दिया। अंदर आते ही अनाया ने इसका दिया कार्ड, इसका गिफ्ट इसके मुंह पे मारा। ये क्या हरकत है रोहान? अनाया ने गुस्से में बहुत मुश्किल से अपने आवाज़ को ऊंची होने से रोकी थी। रोहान को पता था कि जब अनाया गिफ्ट और कार्ड देखेगी तो कुछ ऐसा ही रिएक्शन इसका होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस किस्म का कार्ड देने की, गिफ्ट देने की? इसमें गलत क्या है? मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ, दिल से इसी का इजहार किया है। रोहान ने रिलैक्स अंदाज में कार्ड और गिफ्ट उठा के साइड पे रखते हुए कहा। जस्ट शट अप। अनाया अपनी मुठ्ठियाँ भेज के इसको उंगलियाँ दिखा के कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी हरकतें करते हुए? मैं ट्यूशन टीचर हूँ, तुम्हारी उम्र में 2 साल बड़ी हूँ। तो क्या पाकिस्तान में ये कानून आयद हुआ है कि एक स्टूडेंट अपनी टीचर से मोहब्बत नहीं कर सकता या इजहार मोहब्बत नहीं कर सकता? रहा सवाल उम्र का। इतना बोल के रोहान ने इसकी कलाई थाम के इसके कमरे में लगे मिरर के सामने खड़ा किया और ख़ुद इसके बराबर में खड़ा हुआ और कहा, किस एंगल से आप मुझसे उम्र में बड़ी लगती है? मैं आपसे मोहब्बत। इससे पहले रोहान आगे कुछ बोलता, अनाया ने झटके से इसके हाथ से कलाई छुड़वाई और एक जन्नाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। रोहान के थप्पड़ मारते ही इसकी गर्दन एक तरफ ढलकी थी, आंखों में आंसू भी आए थे, मगर इसे होठों पे गहरी मुस्कुराहट थी, जिसे देख के अनाया पल भर के लिए डर गई थी। मार ले जितना मारना है, मगर हकीकत यही है कि मुझे आपसे मोहब्बत है, आप सिर्फ मेरी हैं। रोहान ने एकदम इसके नज़दीक आके कहा था। रोहान, अभी इसी वक्त यहाँ से दफ़ा हो जाओ और दोबारा अपनी महनूस शक्ल मुझ में मत दिखाना। अनाया ने तकरीबन इसे धक्का देते हुए कहा। मिस अनाया, आपसे दूर जाने के लिए या खुद को आपको दूर करने के लिए आपसे मोहब्बत नहीं की। दुनिया की कोई ताकत रोहान अख्तर का इरादा इसकी मोहब्बत बदल नहीं सकती। रोहान ने एकदम इसके कंधे को थाम के कहा। मैं आग लगा दूंगा, दुनिया को बर्बाद कर दूंगा अपनी आप को, अगर आप मुझे नहीं मिली। भाड़ में गई पेपर्स और भाड़ में गया मेरा फ्यूचर, मेरा हाल, मेरा मुस्तकबिल सिर्फ आप हैं। रोहान ने अनाया की आंखों में अपनी आंखें गाड़ते हुए कहा। आपका जवाब मुझे आज रात में मिल जाना चाहिए। मेरा व्हाट्सएप पे आपका जवाब ही रोहान अख्तर की ज़िंदगी का फ़ैसला करेगा। इतना बोल के रोहान तेज़ी से अनाया के घर से निकल गया था। इधर खड़ी अनाया जहाँ थी वहीं ज़मीन पर बैठी गई। इसे अब रोहान की बातों से खौफ आने लगा था। आप ही शहरियार भाई कितने खुश मिजाज हैं ना, मुझे बहुत पसंद आए। हानिया ने अपना दुपट्टा उतारती है साइड पे रखते हुए कहा। वानिया जो बहुत आराम से अपनी चूड़ियाँ उतार रही थी, हानिया की बात पर खाली गर्दन हिला सकी। आज ही शहरियार और वानिया की रूबरू मुलाकात हुई थी। बड़ों में तो सारे मामला तय हो चुके थे। जहाँ मसूद साहब को शैला बेगम को शहरियार पसंद आ गया था, वही शहरियार के साथ साथ इसके वालिदैन को भी वानिया की एक नज़र में ही अच्छी लगी थी। वानिया ने अच्छे बेटी होने का सबूत देते हुए अपने माँ बाप के फैसले पर सर झुका लिया था। इस मोहब्बत को दिल के कोने में दफन कर दिया था, जिसने खुद की पहचान ही छुपा ली थी। मामा, मैं भी चलूँगी आपके साथ नानू के घर। शहला हानिया के साथ जा रही थी। वानिया के रिश्ते पक्का होने की बात बताने चौधरी विला।
हाँ ठीक है चलो, मगर बेटा तुम वहाँ बोर हो जाओगी। यमुना तो तुमसे बात ही नहीं करती और हिबा अभी कॉलेज में होगी। कोई बात नहीं मम्मा, मैं कुलसुम आंटी के से बात कर लूँगी। शैला का खबर देना था कि शाहिदा बेगम तो उठ के चली गई, मगर बाकी सब ने वानिया के साथ साथ शैला बेगम को भी मुबारकबाद दी। मगर वहाँ बैठा फहद हैरान कुन नज़रों से सिर्फ वानिया को ही तक रहा था, जिसने एक निगाह भी फहद पर नहीं डाली। शहजाद खलील जलील सभी लगे हाथ। यमुना ने भी इसे मुबारकबाद दे डाली थी, मगर फहद को लगा इसी किसी ने सांस छीन ली हो। मामा मैं हमना दोस्त की तरफ जा रही हूँ, वापस मैं घर चली जाऊँगी। आज यूनी नहीं गई तो एक असाइनमेंट मिला है, वो पिक करना है। मगर तुम अकेली कैसे जाओगी वानिया? मैं ड्राइवर को बोलता हूँ, वो छोड़ आएगा तुम्हें। शहजाद के कहने पर वानिया ने इसे सहूलत से इनकार कर दिया, मगर फिर फहद ने गुस्से में वानिया को घूरते हुए कहा, वानिया मैं भी बाहर ही जा रहा हूँ, काम से आ जाओ, छोड़ देता हूँ। इतना बोल के फहद ने बिना इसका जवाब सुने बाहर का रुख किया था। वानिया ने एक नज़र शैला को देखा, इन्होंने हाँ में गर्दन हिलाई तो वानिया ने बाहर की राह ली थी। इसे अंदाज़ा था कि फहद को कहीं नहीं जाना था। इसने जानबूझ के जाने का बहाना किया था कि वो वानिया से पूछ सके इसकी बेवफाई का सबब। वानिया के गाड़ी में बैठते ही फहद ने गाड़ी जन से आगे बढ़ा दी थी। फहद ने इतनी ज़ोर से गाड़ी के स्टीयरिंग को थामा था कि इसके हाथ की नसें उभर गई थी। वानिया जानती थी फहद बहुत गुस्से में गाड़ी चला रहा है और गाड़ी की स्पीड भी बहुत तेज़ है, इसीलिए इसने खामोश रहने में ही आफियत समझी थी। फहद की आंखों से एक आंसू इसके गाल पे फिसला था, जिसे बहुत बेदर्दी से फहद ने रगड़ डाला था। वानिया भी पत्थर की बनी बैठी थी, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था फहद के आंसू का। वो भी बेतहाशा रोती थी जिद फहद की बुज़दिली पर, मगर अब इसका फैसला अटल था। गाड़ी झटके से एक घर के आगे रुकी थी। वानिया ने एक नज़र घर को देखा था और फिर गाड़ी से उतरते हुए फहद को, जो गुस्से में वानिया के तरफ वाले दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। फहद ने गुस्से में गेट खोला था और वानिया की कलाई पकड़ के इसे बाहर निकाला था। फहद छोड़े, मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? मैं नहीं जाना कहीं भी आपके साथ, वानिया ने अपने आप को छोड़वाते हुए कहा था। मगर फहद इसे घसीटते हुए घर में ले गया था, मगर पलट के घर का दरवाज़ा लॉक करना नहीं भूला था। वानिया को कमरे में जाके बहुत ज़ोर से झटके से फहद ने बेड की तरफ छोड़ा था। वानिया धर्म के करके बेड पर गिर गई थी। फहद ने तेज़ी से आगे बढ़ के इसके बालों को अपनी मुट्ठी में जकड़ के बिल्कुल इसके मुंह के पास अपना मुंह लाके अपने जबड़े भींचते हुए कहा, हिम्मत कैसे हुई मेरी अलावा किसी दूसरे का सोचने की? कैसे मेरे साथ बेवफाई करी तुमने? वानिया ने एक झटके से अपना बाल इसकी मुट्ठी से आज़ाद करवाया और कहा, जिस मर्द में मोहब्बत करने का हौसला हो, मगर इस मोहब्बत को कोई रिश्ता देने का, ये इसे नाम देने की हिम्मत ना हो, वहाँ ऐसे ही फैसले होते हैं जो मैंने किया। मैं मजबूर हूँ, मैंने वक्त मांगा था ताकि मामा से बात कर सकूँ। वानिया, फहद ने तकरीबन चीखते हुए कहा, अपनी माँ से पूछ के मुझसे मोहब्बत की थी तुमने? वानिया ने भी चीख के कहा था, 3 सालों से तुम टाइम मांग रहे हो। तुम मर्दजात मोहब्बत करते हुए लड़की को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए तो बड़े बड़े दावे करते हो, मगर जब इस मोहब्बत को निभाने की बात आती है तो मजबूरी आ जाती है तुम लोगों को। मोहब्बत खुद से कर लेते हो, जब इस मोहब्बत को नाम देने की बारी आती है तो माँ बाप बहन भाई दरमियान में आ जाते हैं। अबे तो तुम लोग मोहब्बत पूछ के करो ना अपने माँ बाप से। तुम जैसे बुज़दिल मर्दों की वजह से ही हम जैसी इतनी लड़कियाँ मोहब्बत की कुर्बानी देती है, किसी और की हो जाती हैं। मगर अब ये एहसास तुम्हें भी होगा कि जब अपनी मोहब्बत छोड़ के जाती है तो कैसा लगता है जब सालों किसी को वक्त की सूली पर लटका के रखा जाए और आखिरी में मजबूरी का टिकट लगा दिया जाए। मैं अपने माँ बाप को तुम्हारी खातिर, जिसने अभी तक अपनी मोहब्बत को नाम नहीं दिया, रिश्ता नहीं दिया, इंतज़ार की सूली पर नहीं लटका सकी। फैसला हो चुका है फहद, तुम एक बुज़दिल मर्द हो। वानिया ने इसको हल्का सा धक्का देते हुए कहा, मगर फहद तो बस साकिन था। हमारे रास्ते आज से जुदा हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम मुझे
बेवफा ये या जो भी कहो, मेरा अल्लाह जानता है मैंने कितना इंतज़ार किया तुम्हारा, तुम्हें कितना वक्त दिया ताकि तुम पुप्पो से बात कर सको, मगर तुम बुज़दिल निकले। अफसोस, और कोई भी लड़की किसी बुज़दिल आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। इतना कह के वानिया अपनी आंखों से बहने वाले आंसुओं को रगड़ा और अपना नीचे गिरा दुपट्टा उठा के ओढ़ा और घर से बाहर निकल गई। फाहद ने इसकी जाते ही अपना हाथ जोर से सामने लगे शीशे पर मारा था और फूट फूट के रोने लगा। बजे के करीब अनाया ने रोहान को कॉल की थी, जो पहली ही बेल में रिसीव हो चुकी थी। रोहान देखो बात रोहान को कॉल की थी, जो पहली ही बेल में रिसीव हो चुकी थी। रोहान देखो बात समझने की कोशिश करो, मेरा और तुम्हारा जोड़ नहीं। तुम क्यों मेरा तमाशा बनवाना चाहते हो पेपर्स ना देके। अनाया, रोहान ने आज इसे इसके नाम से पुकारा और इधर अनाया ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींची। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, अपनी पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। आप नहीं मिली मुझे नहीं पता मैं अपने साथ क्या कर बैठूंगा। रोहान मेरी बात सुनो। अनाया एकदम बीच में बोल पड़ी थी। ये मोहब्बत नहीं, वक्ती जज्बा है, वक्ती लगाव है जो तुम्हें मुझसे हो गया है। नहीं अनाया, मेरा दिल आपका तलबगार है। रोहान, समझने की कोशिश करो, ये नामुमकिन है। अनाया ने गुस्से में कहा। क्यों नामुमकिन है? मुझे पता है मुझ में क्या कमी है। मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगा अपने आप को आपके काबिल बनाने की। रोहान, उम्र में 2 साल छोटे हो मुझसे। पागल इंसान, समझ क्यों नहीं आती तुम्हें? मैं तुम्हारी टीचर हूँ, तुम्हें मेरा एहतराम करना चाहिए, ना कि मुझसे मोहब्बत। मेरा एहतराम का अंदाज़ा आप मेरी आंखों में देख लें। कभी आपको गंदी निगाह से नहीं देखा। और रहा सवाल मोहब्बत का, तो वो पूछ के नहीं होती, वो किसी के दिल में दस्तक दे के नहीं आती। आपने अगर मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं किया तो मैं बर्बाद कर लूँगा ख़ुद को। ना पेपर्स दूंगा, ना आगे अपना फ्यूचर बनाऊँगा। ये तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो रोहान। मैंने जो इतने महीनों से तुम्हारी पढ़ाई पे मेहनत की, इसका ये सिला है। अनाया ने अफसुर्दगी से कहा। तो आप भी तो नहीं समझ रही मुझे, समझे ना मुझे। एक बार मेरी मोहब्बत कबूल कर ले, मैं वादा करता हूँ बिल्कुल पढ़ाई पे तवज्जो दूंगा। 2 मिनट के लिए अनाया ने खामोश रही, फिर बोली थी। ठीक है, मुझे सोचने का वक्त दो, अपने पेपर्स अच्छे से दो। अगर तुम्हारे अच्छा रिजल्ट आया तो कबूल कर लूँगी मोहब्बत तुम्हारी। सच बोल रही हैं ना आप? रोहान ने खुशी से चहकते हुए कहा। हाँ, मगर मेरी एक शर्त है। कहें ना अनाया, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता ना हम मिलेंगे ना तुम मेरे घर आओगे। वादा करो। मगर नहीं। वादा करो, अनाया ने दोबारा कहा था। ठीक है, वादा। अब से आपके घर अपनी मैट्रिक की मार्कशीट लेकर आऊँगा। ओके, अब मैं कॉल रख रही हूँ। अच्छा सुनो तो अनाया, रोहान ने एकदम इसे पुकारा। हाँ बोलो। आई लव यू अनाया। इतना कहकर रोहान ने कॉल कट कर दी थी और इधर अनाया ने बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त किया था। इसने आंखें मूंदी थी कि कंवल ने आके कहा, चलें आप ही। हाशिर भाई टैक्सी लेकर आए हैं। कंवल के कहने पर अनाया ने अपना और कंवल का सामान टैक्सी में रखवाया और चली गई। चाचू से बात करने वाला। वो देख सामने वो स्विमिंग पूल के बराबर में से तेरा कमरे का रास्ता निकलता है। भागता हुआ जा और धड़म से बिस्तर पर गिरा और सो जा। मुझे लगता है तेरी नींद पूरी नहीं हुई है, जबकि बहकी बहकी बातें कर रहा है। शहजाद ने करेले ख़ीमे से भरपूर इंसाफ करते हुए कहा। जलील ने गुस्से में दांत पीसे और कहा, देख लेगा एक दिन आपकी इस टोन की वजह से किसी लड़की ने आपको रिजेक्ट कर देना है। फिर आइएगा मेरे पास रोते हुए कि जलील मुझे भी जिम ले जा, मुझे भी स्मार्ट कर दे। उफ, जलील भाई के ख्वाब तो देखो। शहजाद ने एक बड़ा लकमा फिर मुंह में डाल के कहा था। शहजाद भाई अपना जिस्म देखे यार, क्या से क्या हो गया है। अपनी उम्र से 10 साल बड़े लगते हैं। जलील ने काफ़ी सीरियस होके कहा। मगर शहजाद ने इसे घूर के देखा और कहा, बस बस मक्खन मत लगाओ। तो तू कितना ही पापड़ क्यों नहीं बेल ले मेरे आगे, मैंने तेरा काम नहीं करना। मोहब्बत मुझसे पूछ के करी थी, जो अब चाचू से बात मैं करूं। जा भाई जा, खाना खाने दे। शहजाद भाई प्लीज़ मेरी खातिर बात कर ले यार। 2.5 महीने रह गए हैं लंदन जाने में। मैं जाने से पहले इसे अपने निकाह में लेना चाहता हूँ। जलील के सीरियस होके कहने पर शहजाद ने खाने से हाथ रोक के कहा, जलील चल, तेरी खातिर मैं चाचू से बात भी कर लूँ, वो पुप्पो से भी बात कर लूँ, मगर ये हानिया के साथ नाइंसाफ़ी है। इसे हक़ है अपनी मर्ज़ी अपनी शादी में ज़ाहिर करने का। पहले तो इससे क्लियर कर वो क्या चाहती है, फिर जो तू बोलेगा वो मैं करूँगा। मैं कैसे करूँ बात क्लियर? शहजाद भाई
अब तो वो खलील से भी दूर दूर ही रहती है। इसे वहम है कि कहीं खलील की जगह मैं ना हूँ। चलो कुछ करते हैं, इस वीकेंड कुछ बनाते हैं प्लान। शहजाद ने मुस्कुरा के कहा तो जलील भी मुस्कुराने लगा। बस आने कितना खिलाओगे? अरे मेरी जान, इतने दिनों बाद तो आई हो, वो भी अब आप ही को कॉल करी थी जब आई हो, याद नहीं आती अपनी आने की? जरीना बेगम ने हिबा से शिकवा किया तो वो उठ के इनके गले लगी और कहा, आनी पढ़ाई बहुत टफ हो गई है। अगले 2 साल बहुत इम्पोर्टेंट है। बस पढ़ाई में लगी रहती हूँ, आने जाने का तो जैसे भूल गई हूँ। हिबा की वजाहत पर जरीन बेगम ने मुस्कुरा के इसके माथे पर प्यार किया था। ओहो, ये अफ्रीका की बंदरिया आज यहाँ। फैसल जो अभी अभी ऑफिस से आया था, ड्राइंग रूम से आती आवाज़ों पे इसने वहीं का रुख किया था जब इसे हिबा बैठी दिखाई दी थी। जरीन बेगम के शौहर का कुछ सालों पहले ही एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। 25 साला फैसल जरीन बेगम की कुल कायनात है। हेबा को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश जरीन बेगम के दिल में ना जाने कब से थी, मगर अपनी बहन का स्टेटस देख के कभी इनकी हिम्मत नहीं पड़ी। फैसल को भी अपने से 7 साल छोटी इस कज़न से बहुत लगाव था। फैसल के पापा की डेथ के बाद इसके ददियाल वालों ने पलट के जरीन बेगम को खबर नहीं ली थी। सरकारी ऑफिसर होने के वजह से इनकी पेंशन से और कुछ जरीना बेगम की अच्छी जॉब की इन्होंने फैसल को पाला था। आज फैसल भी अच्छी पोस्ट पे है। आज जरीन बेगम और फैसल का घर एक अच्छे इलाके में है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर फिर भी वो लोग चौधरी विला की शान शौकत से बहुत दूर है। आनी देखे फैसल भाई को, फिर मुझे बंदरिया बोल रहे हैं। हेबा ने मुंह बना के कहा, हल्का सा अपनी खाला से शिकवा करा। फैसल खबरदार जो ज़रा सा भी हेबा को तंग किया तो अच्छा भाई, भांजी से निगाहें हटा के ज़रा अपने मासूम से बेटे पर भी डाल ले, एक कप VIP सी कॉफ़ी पिला दे। लो भाई, आनी जो कौफदा दे। फैसल भाई और मासूम, इतना कह के हेबा का जहाँ कह कहा गूंजा, वहीं जरीन बेगम की भी हंसी निकली, जबकि हेबा को हंसता देख के फैसल के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई थी। जरीन बेगम चाय बनाने की गई जब फैसल ने राजदारी से झुक के हेबा से कहा, हेबा बताया नहीं तुमने? हेबा जो सैंडविच खा रही थी चौंक के एकदम पूछ बैठी, क्या फैसल भाई? अरे यही कि कैसे छोड़ दिया अफ्रीका वालों ने अपनी जंगल की सबसे फेमस बंदरिया को। इतना कहकर जहाँ फैसल ने अपनी मुस्कुराहट छुपाई, वहीं हिबा जो बहुत गौर से फैसल की बात सुन रही थी, इसकी बात सुनते ही इसने हौनों की तरह अपना मुंह खोला और तकरीबन चीखते हुए कहा, आनी फैसल भाई को देखें। अरे मुझे तो मामा रोज़ देखती हैं। हाँ, तुम जैसी बंदरिया वो भी स्पेशल कभी कभी देखने को मिलती है। फैसल भाई, हिबा ने दोबारा चीख के कहा तो फैसल का जहाँ कहकहा निकला, वहीं काफ़ी बनाती जरीन बेगम के लब भी मुस्कुराए थे। अरे हामिद भाई आप? हानिया जो अभी अभी नहा के निकली थी और घर में अकेली थी, दरवाज़ा बजने पे ये सोच के इसने दरवाज़ा खोल दिया था कि मामा बाबा होंगे जो वानिया के ससुराल गए हुए थे। हाँ मैं, क्यों तुम किसी और का वेट कर रही थी? हामिद ने अंदर आके इसके भीगे सरापे को बहुत गौर से देखा था और पहली बार ही हानिया को इसकी आंखों में एक अजीब सी गंदगी दिखी थी। वो हामिद भाई, पापा मामा तो घर पे नहीं है। अरे तो क्या हुआ, तुम हो ना? हानिया, मतलब हामिद भाई? हानिया ने नासमझी से इसे देखते हुए कहा था, मतलब तुम तो हो ना घर में, मैं वेट कर लूँगा ताया का। इतना बोल के हामिद ड्राइंग रूम में बैठ गया था और हानिया से कहा, एक कप चाय तो बना दो। जी अच्छा। हानिया को न जाने आज क्यों हामिद की मौजूदगी से खौफ आ रहा था। वो दिल से दुआ कर रही थी कि कोई आ जाए। वो अपनी ही धुन में किचन में कढ़ी चाय बना रही थी कि एकदम किसी की मौजूदगी महसूस करके वो बेध्यानी में पलटी तो हामिद को खुद के बहुत करीब खड़ा पाया था। हानिया फ़ौरन इससे फासले पर हुई थी और कहा, आप किचन में क्यों आ गए? मैं बस चाय लाने वाली थी। अरे चाय तो बहाना है, मैं तो तुमसे बात करने आया हूँ। इतना कह के हामिद हानिया से करीब आया तो हानिया इसे और फासले पर हुई। जब इसने आगे बढ़ के हानिया को हाथ थाम लिया, हामिद भाई हाथ छोड़े मेरा। हानिया इतना बोल के रोने लगी थी। अरे अरे तुम रोने की लगी? बचपन में तो मेरा हाथ छोड़ती नहीं थी, पता है हानिया। मैं बचपन से ही तुमसे, इससे पहले कि हामिद और कोई हरकत करता एकदम डोरबेल बजी। हानिया ने तकरीबन किचन से भागते हुए गेट खोला तो सामने जलील को खड़ा पाया। 2 मिनट के लिए हानिया ने इसे देखा और फ़ौरन इसके सीने से लग गई, रोने लगी। हानिया की इस हरकत पर जलील जहाँ था वहीं खड़ा रह गया।
हानिया जितनी तेज़ी से जलील के सीने से लगी थी, इससे ज़्यादा तेज़ी से इससे अलग हुई थी। जलील की तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया है। हानिया इसके गले लगी थी। ये बात जहाँ इसके लिए खुशी की बात थी, वहाँ थोड़ा शॉक भी था, क्योंकि हानिया की आंखों में आंसू थे। अब हानिया अलग तो हो गई थी, मगर इसका जलील से निगाहें मिलाना मुश्किल हो रहा था। इससे पहले हानिया ये जलील दोनों में से कोई भी बात करने की पहल करता, किचन में से हामिद को निकलता देख के जलील के गुस्से में रगें तन गई थी। इसने काफ़ी घूर के पहले हानिया को देखा तो जलील के ऐसे देखने पे निगाहें झुकाने के बजाय आंखों में आंसू लिए इसे देखने लगी थी। इसका ऐसा देखना था कि जलील ने नासमझी से इसे देखा, मगर बोला कुछ नहीं। अरे जलील, कैसे हो तुम? हामिद ने फ़ौरन आगे बढ़ के इससे हाथ मिलाया, मगर जलील ने इसे बड़े हुए हाथ को रद्द कर दिया और कहा, पुप्पू और पुप्पा तो वान्या के ससुराल गए हुए हैं। वान्या अपनी दोस्त की मंगनी में तो आप? जलील के सवाल पे हानिया के झट निगाह उठा के इसे देखा था। जलील के सवाल पे हामिद के चेहरे पर थोड़ी घबराहट उभरी थी, जिसे वो फ़ौरन छुपा गया था। ये सवाल मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ कि जब घर में कोई नहीं है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हामिद के सवाल पे जलील ने तंजिया मुस्कुराते हुए अपने गर्दन नफ़ी में हिलाते और कहा, बिल्कुल पूछ सकते हैं, मगर मैं आपको जवाब देने के ज़रूरी नहीं समझता। जलील के जवाब पे हामिद का अच्छा खासा मुंह बन गया था। हानिया, तुमने अपने हामिद भाई को? जलील ने हाँ भाई लफ्ज़ पे खासा ज़ोर दे के कहा था। ये बताया नहीं कि घर में कोई नहीं है और तुम अकेली हो? अरे हानिया ने बताया था, मैंने ही कहा था कि मैं वेट कर लेता हूँ ताया का। हानिया की जगह जब हामिद ने जवाब दिया तो जलील ने हामिद को टोकते हुए कहा, आपसे नहीं, हानिया से पूछ रहा हूँ। जलील के लहजे में ऐसे ही कुछ था कि हामिद फ़ौरन चुप हुआ था। जलील ने फिर हानिया को देखते हुए अपना सवाल दोहराया। हानिया जलील के लहजे सुन के फ़ौरन बोली थी, मैं इन्हें कहा था, मगर इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम तो हो घर में, ताया का ये रुक के वेट कर लेता हूँ। हानिया ने बिल्कुल भी जलील से झूठ बोलने की गलती नहीं की थी, मगर आपके हामिद भाई के घर में ही फूफा बैठे हैं, क्योंकि इनके गाड़ी ख़राब हो गई थी तो मसूद फूफा ने आपके हामिद भाई को ही कॉल करके गाड़ी लाने को कहा था। जलील के मुंह से सच सुन के हानिया ने शॉक्ड अंदाज में हामिद को देखा तो गड़बड़ा गया। हानिया इससे पहले हामिद से कुछ कहती वो तेज़ी से घर के बाहर निकल गया। हानिया ने चोर नज़रों से जलील को देखा था, जो इसे ही सीने पे हाथ बांधे देख रहा था। ऐसा मत देखो हानिया, जब घर में कोई नहीं था तुम्हें गेट नहीं खोलना था, भले बाहर कोई भी हो। इसे हरकतों की वजह से तुम्हारी हामिद भाई को शय मिलती है। मुझे पता है आज वो यकीनन किसी गलत इरादे से आया था। वो तो दादू ने कहा कि शैला का फ़ोन आया, इन्हें टाइम लगेगा। हानिया घर में अकेली है, इसे बुलवा लो। जब भी मैं आया था और शायद सही वक्त पे आ गया था। जो इन जवान हो चुकी हो, अब तो समझ जाओ अपनी तरफ उठने वाली गलत निगाहें पर। फिर बोलते ही हो, आपका थप्पड़ ज़ोर से लगता है। हानिया ने जलील की आखिरी बात पे काफ़ी सड़ा हुआ मुंह बना के जलील को देखा था। हानिया का मुंह देख के बहुत मुश्किल से जलील ने अपनी इस हंसी को रोके था और ये चुड़ैलों जैसी शक्ल बाद में बनाना, जल्दी जाओ, रेडी होके आओ, मैं वेट कर रहा हूँ गाड़ी में। इतना कहकर जलील ने फ़ौरन बाहर का रुख किया था, क्योंकि हानिया को चुड़ैल कहने के बाद इसका मुंह का जाविया जो बिगड़ा था, इसे देख के अब जलील का अपना कहका रोकने का और मुश्किल हो गया था। जलील बाहर गया तो हानिया फ़ौरन तैयार होने, वाह भाई वाह, क्या गोल्ड मेडल लाने का इरादा है मेरे भाई का। गानिया रोहान के कमरे में आई तो इसे पागलों की तरह पढ़ते देख के तो बोल पड़ी थी, नहीं किसी को जीतना है। क्या कुछ कहा तुमने? रोहान ने इतना हल्का कहा कि खुद ही कहा और खुद ही सुना, मगर गानिया को ऐसा लगा कि इसने कुछ सुना जब ही बोल पड़ी थी, नहीं कुछ नहीं कहा। आप बताओ, आज समीर भाई के कॉल नहीं आई जो आपको अपनी इस गरीब भाई की याद आ गई? उफ रोहान, तुम भी ना। गानिया अपने बचपन के मंगेतर का जिक्र पे शर्मा गई। आप ही कसम से मेरे सामने ये शर्माना वरमाना नहीं करना, मुझे पता है ये शर्माने की खसूसियात तुम में नहीं है। गानिया जो वाकई शर्मा रही थी, रोहान की इतनी इज़्ज़त अफजाई पे फ़ौरन दांत पीस के कहने लगी, कहीं तो मुझे कुछ करने दिया करो रोहान। हाँ तो करिए ना वो चीज़ें कि जो आपको सूट करे, वह वो नहीं जिससे आपका लेना देना ही नहीं हो।
रोहान गानिया एकदम गुस्से में चीख पड़ी थी और कमरे से जाने लगी जब रोहान ने इसका हाथ थाम के इसे रोका और कहा, अच्छा ना, ऐसे नाराज़ होके ना जाए, मैं मजाक कर रहा था। बताएं क्या बोलने आई थी? मैं बोर हो रही हूँ, घर पेपर्स कब के ख़त्म हो गए हैं। कहीं चलो ना घूमने। यार आपके पेपर्स ख़त्म हो गए हैं? मेरा ये लास्ट पेपर है फिज़िक्स का, बाकी है जो हो जाए फिर पिंडी की साइड पे चलेंगे। पक्का ना? हाँ आप ही, पक्का। चलो तुम पढ़ाई करो, मैं जाती हूँ। गानिया ये बोल के जाने लगी जब रोहान ने एक बार फिर कहा, आप ही प्लीज़ आज के बाद शर्माना नहीं। इतना कह के रोहान ने ज़ोर से कहका लगाया और वॉशरूम में बंद हो गया था। गानिया रोहान की बात पर मुस्कुराई और प्यार से कहा, कमीना। गानिया के कमरे से जाने के बाद रोहान हंसता हुआ बाहर आया। जब इसकी नज़र अपने मोबाइल पर पड़ी, मिनटों में इसके मुस्कुराते लब सिमटे थे। इसने अपना मोबाइल उठाया और एक बार फिर अनाया का नंबर मिलाया, जिसका नंबर ना व्हाट्सएप पे लग रहा था ना वैसे कॉलिंग जा रही थी। रोहान ने एक बार दोबारा अपना मोबाइल गुस्से में पे पटका था। जब से वो अनाया से के घर से आया था, इसके गले अगले दिन से अनाया का नंबर बंद जा रहा था। इसके दिल ने कई बार कहा कि अनाया के घर जाए, मगर इसने अनाया से कई दफ़ा किए वादे की बिना पे अपने दिल की बात रद्द कर दी। वानिया बेटा कुछ खा लो। कुलसुम बेगम छत पे वानिया को बुलाने आई थी। दोपहर में ही वो अपनी दोस्त के घर से सीधा चौधरी विला पहुंच गई थी। फहद से इसका सामना अभी तक नहीं हुआ था और अब वो चाहती ही नहीं थी कि इसका सामना हो। कुलसुम बेगम ने 2-3 बार इसे पुकारा था, मगर वो इतनी गहरी सोच में थी कि इसे कुलसुम बेगम की आवाज़ ही नहीं आई। वानिया, कुलसुम बेगम ने इसके करीब आके इसका कंधा ज़ोर से हिला के इसके पुकारा। हाँ हाँ, वानिया ने एकदम चौंक के कहा। कुलसुम बेगम ने गौर से वानिया का चेहरा देखा तो इसकी आंखें भीगी हुई थी, जिसे वो कमाल महारत से कुलसुम बेगम से छुपा गई थी, ऐसा इसे लगा। क्या हुआ वानिया? कुछ नहीं मम्मा जान, बस यूं ही। मुमानी जान, बस यूं ही। आप बताएं क्या बोल रही थी? वानिया, एक बात कहूँ? जी जी मुमानी जान, कहें। आंसू हो ये कि किसी का अक्स, आंखें अपने अंदर बसने वालों का राज नहीं रख सकती। कुलसुम बेगम का ऐसा बोलना था कि वानिया के रुके आंसू बहने लगे थे। हम दोस्त भी हैं वानिया, तुम मेरी बेटी जैसी हो, तुम्हारे हर राज से मैं वाकिफ़ हूँ। मगर वानिया, फहद शाहिदा बाजी की वजह से बस मामानी जान, एक लफ्ज़ आप इसकी हिमायत में नहीं बोलेंगे। इससे पहले कुलसुम बेगम फहद की हिमायत में कुछ कहती, वानिया ने एकदम इनको टोका। खाला से पूछ के की थी मुझसे मोहब्बत? ये कैसी मोहब्बत है मुमानी जान, जिसमें इतनी हिम्मत नहीं कि मेरे लिए तो छोड़ अपने लिए कुछ कर सके? मैंने तो सुना था कि मुमानी जान, मर्द को अगर किसी औरत से सच्ची मोहब्बत हो जाए तो वो इसे हर हाल में अपना बनाता है, ज़माने भर को मना लेता है, मगर इस औरत को किसी दूसरे मर्द के लिए नहीं छोड़ता। अच्छा हुआ मुमानी जान, इस 2 कौड़ी की बुज़दिल मोहब्बत का अख्ताम हो गया। जो मर्द अपने लिए स्टैंड नहीं ले सका, वो मेरे लिए की खाक लड़ेगा। वानिया कुलसुम बेगम को लाजवाब कर चुकी थी। वानिया तेज़ी से छत से नीचे उतरने लगी थी, ये देखने बिना कि कोई और भी था जो इसके राज में शराकत कर चुका था। वानिया अपनी ही धुन पे तेज़ी से सीढ़ियाँ उतर रही थी जब इसका पाँव दुपट्टे में अटका। इससे पहले कि वो मुंह के बल सीढ़ियों से गिरती हुई जाती, किसी ने इसे पेट से थाम के संभाला था। देख के चलना कब सीखोगी? फहद ने इसे देख सीधा करते हुए गुस्से में कहा था। लगी तो नहीं तुम्हारी? पाँव दिखाओ अपना। फहद ये बोल के जैसे ही इसके पाँव पे झुकने लगा, वहीं वानिया ने कहा, देख के चलना ही सीख लिया है अब मैंने, जभी तो ज़िंदगी में किसी और के साथ मिला है। वानिया के बोलने पर फहद के हाथ वहीं थम गए थे। वानिया ने एक नज़र इसके झुके सर को देखा था और साइड से उतरते हुए चली गई। शिद्दत से रोहान को अनाया की याद आ रही थी। कई बार वो अपने मोबाइल में इसकी पिक देख चुका था। इसकी आवाज़ सुनने के लिए बेचैन था, मगर हर जगह से इसने कोशिश कर ली थी, नंबर से, व्हाट्सएप से, मगर इसका नंबर बंद था। रोहान का दिल किया कि एक बार इसके घर चला जाए, मगर फिर इसके इरादे के आगे इसका वादा दीवार बन के खड़ा हो गया। वो अफसुर्दा से बालकनी में खड़ा था जब जिब्रान इसके कमरे में आया था। अबे भाई, कब से वेट कर रहे हैं अंकल तेरा नीचे। क्या मसला है तेरा? बुला रहे हैं वो?
हाँ हाँ आ रहा हूँ यार। क्या है, जिब्रान को इसकी दिली कैफियत का पता था, मगर फ़िलहाल वो इस टॉपिक पे बात करके इसको और अफसरदा नहीं करना चाहता था। जिब्रान इन्हीं सोचों में इसके कमरे में से जाने लगा जब रोहान ने चौंक के इसे रोका था और इसके करीब आके कहा, यार जिब्रान, मैंने वादा किया है अनाया से कि जब तक रिजल्ट नहीं आता मैं इनके घर नहीं आऊँगा, मगर तूने तो इससे ऐसा कोई वादा नहीं किया ना। मेरा एक काम कर दे, मिस आनिया को जाके बोल कम से कम नंबर तो ऑन करे और प्लीज़ एक बार वीडियो कॉल करके अपने आप को दिखा दे। जिब्रान बहुत संजीदगी से इस दीवाने को देख रहा था, मगर बोला कुछ नहीं। जब इसको खामोश देख के रोहान ने इसके आगे चुटकी बजाते हुए कहा, बताना जाएगा ना? हाँ हाँ चला जाऊंगा, जिब्रान ने एकदम होश में आके कहा। अच्छा चल आजा, देखते हैं बाबा क्या बोल रहे हैं। ये बोल के रोहान नीचे चला गया, मगर जिब्रान ने अपने चेहरे से पसीना साफ किया और धीरे से कहा, जब इसे ये पता चलेगा कि मिस अनाया शहर छोड़ के चली गई है और इस बात का मुझे भी पता है, तो ये क्या करेगा? यार मेरी क्या गलती है, मुझसे तो बात करो। शहजाद ने पाए के साथ इंसाफ करते हुए अपनी बराबर में बैठी आनिया को देखे धीरे से कहा, जो इसके बराबर में बैठी तो थी, मगर सख्त खस्म का मुंह बना के। इस बार भी जब हानिया ने इसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो इसने अपनी दूसरी तरफ बैठे जलील को गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, अगर इसने मुझसे बात नहीं करी ना तो भूल जाना अपना निकाह। शहजाद की बात सुन के जलील के हलक में लुकमा फंसते फंसते बचा। इससे पहले जलील कुछ कहता शैला बेगम सलाम की आवाज़ गूंजी थी। सबको सलाम करने के बाद मसूद साहब ने मुस्तफ़ा साहब को मुखातिब करके कहा, बाबा आज हम वानिया के ससुराल आ गए थे। वहाँ ये डिसाइड हुआ कि अगले हफ्ते वानिया की मंगनी है, इसका निकाह होगा। मसूद साहब की बात सुन के जहाँ सब हैरान हुए थे, हैरान होने के साथ साथ खुश भी थे, वहीं वानिया के भीगती नज़रों से अपने सामने बैठी फहद को देखा था, जिसने एक नज़र वानिया को देखा और खामोशी से टेबल से उठ गया था। कोई और भी था जिसने दूर तक फहद की पुश्त को घूरा था थे, मगर एक खलील था जो बहुत खामोश था। यमुना जो अब इसकी कदर करने लगी थी वो 3 दिन से इसे बहुत खामोश था। यमुना जो अब इसकी कदर करने लगी थी वो 3 दिन से इसे गमसुम देख रही थी। अब इनके दरमियान ऐसा रिश्ता कायम हो रहा था कि दोनों एक दूसरे के बारे में इनका मूड, इनकी पसंद, ये बात कर लेते थे। खलील दोपहर में ज़रा सी देर के लिए घर आया था। कल से वो वानिया के निकाह की तैयारी में शहजाद जलील और मसूद साहब का हाथ बता रहा था। यमुना ने जब इसे थका हारा घर में दाखिल होता देखा तो इसके लिए अच्छी सी कॉफ़ी बनाई और इसके कमरे में आ पहुंची। हल्की सी नॉक करके तो खलील ने अंदर से कहा, आ जाए। यमुना दरवाज़ा खोल के अंदर आ गई तो खलील मुंह हाथ धो के बैठा था। यमुना ने इस बात का अंदाज़ा इसकी शर्ट से लगाया जो सीने के पास से हल्की सी गीली थी। खलील ने जब आने वाले के रूप में यमुना को आता देखा तो मुस्कुराते हुए इसके आगे हाथ बढ़ाया। यमुना ने भी मुस्कुराते हुए इसके हाथ पे हाथ रख दिया। दूसरे हाथ से खलील ने इससे कॉफ़ी लेकर साइड में रखी और इसे अपने सामने बिठा के इसका दूसरा हाथ भी अपने हाथ में लेकर कहा, तुम्हें मेरे कमरे में आने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। ये कमरा और इसमें रहने वाला दोनों आपके मलकियत है मेरी जान। इतना कह के खलील ने आगे बढ़ के मोहब्बत मान से इसके माथे पर अपने लब रखे थे। यमुना ने इस मान पे अपनी आंखें बंद करके खोली थी। खलील बहुत आसानी से इसके चेहरे पे हया के रंग देख सकता था। खलील ने मुस्कुराते हुए कॉफ़ी का कप अपने लबों से लगाया। यमुना ने बहुत आराम से खलील को देखते हुए कहा, एक बात पूछूं आपसे? पूछा नहीं करो, बस बोल दिया करो। खलील ने इसके सवाल पूछने पे कहा, 2-3 दिन से आप बहुत टेंस हैं, क्या बात है? यमुना के पूछने पर खलील ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह भाई, मेरी जलेबी सी बीवी मुझ पे बड़ी निगाह रख रही है। अरे वाह भाई, मेरी चुलबुली सी बीवी मुझ पे बड़ी निगाह रख रही है। अगर आपको नहीं पता बताना तो ना बताएं। यमुना ने मुंह बना के कहा तो खलील का कहका निकला और इसने कहा, ये चुप
जब तुम मुंह बनाती हो ना तो कसम से दिल चाहता है तुम्हारे मुंह को चूम लूं, मगर अभी ये इरादा तर्क करके तुम्हारे सवाल का जवाब देते हैं। और तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस वानिया की निकाह की तैयारी ने ज़रा मुझे थका दिया है। इतना कहकर खलील ने यमुना के बाल इसके कान के पीछे किए। खलील के कहने पर यमुना गर्दन झुका के अपने दुपट्टे को मोड़ तोड़ कर रही थी। जब खलील ने पूछा, अच्छा अब ये बताओ वानिया के निकाह पे क्या पहन रही हो? मैं सोच रही हूँ अपने निकाह का सूट पहन लूँ, यमुना ने नॉर्मल अंदाज में जवाब दिया। अरे भाई क्यों, हमारी बेगम पुराना सूट पहने ना? जानम आपका शोहर अच्छा खासा कमाता है, फटाफट जाएं, तैयार होके आए, हम अभी जा रहे हैं शॉपिंग पे। मगर खलील अगर मगर नहीं, जल्दी से रेडी होके नीचे आ जाओ। खलील के कहने पर यमुना रेडी होने चली गई थी। जब इसके जाते ही खलील के मुस्कुराते लब थमे थे और इसने धीरे से कहा था, मैं चाहकर भी तुम्हें नहीं बता सकता मेरे परेशान होने की वजह।